हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करते हैं हिंदी के प्रवक्ता के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पर। और लगातार हमारी क्लासेज आपको देखने को मिल रही हैं प्रैक्टिस सेट की। तो आज की क्लास हमारी थोड़ा बेहतरीन है, एडवांस है, जिसके अंतर्गत काफ़ी एडवांस आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और एक बेहतरीन प्रिपरेशन, एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों टोटल 300 नंबर का है। तो जो पेपर 100 नंबर का हुआ करता था, यानी कि 100 क्वेश्चंस जिसमें होते थे, अब जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें 150 और अंक प्रश्न जो है इसमें 2 पेपर होंगे। तो कहीं ना कहीं सिलेबस जो है उतना ही रखा गया है, बट उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी डीप पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी, इसलिए आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही जो अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार की क्लासेज आपको लगातार देने वाले हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, वो हमारे सामान्य सी मेंबरशिप कॉस्ट है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस आचार्य ने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा था? तो कौन से ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश की भाषा कहा था? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, वर रुचि या हेमचंद या भरत मुनि या बाणभट्ट। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आचार्य थे जिन्होंने अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा था, वो थे दोस्तों आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने ही अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश की भाषा कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वज्रयान में महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है? तो वज्रयान में जो महासुख दशा की प्राप्ति किससे मानी गई है? ऑप्शन है प्रज्ञा और उपाय के योग से, या शून्य से विज्ञान से, या देवताओं के युगनद स्वरूप से, या गुह्य प्रवृत्ति से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम वज्रयान में महासुख की बात करें, तो महासुख जो प्राप्त हुआ है वो है प्रज्ञा और उपाय के योग से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद किस कवि की पंक्तियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। और क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है आपके पास कबीरदास, नामदेव, रैदास या सुंदरदास। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां कही गई हैं नामदेव के द्वारा। किसके द्वारा कही गई हैं? नामदेव की ये पंक्तियां हैं, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप के रचयिता कौन हैं? तो ज्ञानदीप के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है कासिम शाह, जायसी, मंझन या शेख नबी। तो दोस्तों जो ज्ञानदीप जो रचना है, इसके रचनाकार कौन रहे हैं? इसके रचनाकार हैं दोस्तों शेख नबी। शेख नबी के द्वारा दोस्तों ज्ञानदीप की रचना हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आपका आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट कीजिएगा इसको। लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचकों का मेन रोल रहा है, और उन्होंने हिंदी के जो काव्य रचनाएं हैं उनमें आलोचनाएं प्रस्तुत की हैं, अपनी आलोचनाएं व्यक्त की हैं। और आलोचना का मतलब वहाँ पर उन्होंने उसका विरोध नहीं किया है, जबकि उसके अंतर्गत अच्छाई बुराई को समाज के अंतर्गत प्रस्तुत करते हुए उसके आधार पर काव्य रचनाएं की हैं। तो आलोचना गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये किस आलोचक का कथन है?
तो दोस्तों ये है कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन हैं? राम ध्यान मंजरी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, स्वामी अग्रदास या हृदय राम। तो इसमें क्या है कि दोस्तों राम ध्यान मंजरी जो रचना है उसके रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं दोस्तों स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास की रचना है दोस्तों राम ध्यान मंजरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपना परिचय देते हुए किस कवि ने स्वीकार किया है कि हई रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन की सामा हों। ठीक है, तो ये परिचय अपना ही परिचय देते हुए कवि ने इसको स्वीकार किया है। तो कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने इसको स्वीकार किया है कि हई रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन की सामा हों। तो ऑप्शन है भूषण देव, प्रताप सिंह या पद्माकर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पद्माकर। पद्माकर ने दोस्तों स्वीकार किया है इसको जो है अपना परिचय देते हुए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तीय सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निशिष ध्योस के दूबो भाव दर सात। उक्त दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर नायिका ने की किस अवस्था का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है वयः संधि या युवावस्था या प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। तो तीय शैशव जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निशिष ध्योत सौ ध्योत के दूबो भाव दर सात। तो ये नायिका के जो वर्णन किया गया है, किस नायिका का वर्णन, नायिका की किस अवस्था का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है वयः संधि का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? तो राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मिलन या स्वप्न या पथिक या नहुस। तो इनमें से जो 3 हैं वो राम नरेश त्रिपाठी के हैं। तो कौन कौन से राम नरेश त्रिपाठी के इनमें हम बात करते हैं? जैसे मिलन है, उसके बाद स्वप्न है, उसके बाद पथिक है। ये तीनों के तीनों खंड काव्य जो है राम नरेश त्रिपाठी के हैं। लेकिन इसमें जो नहुस है दोस्तों, ये जो है राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, समरथ थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो जयशंकर प्रसाद के उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई? तो पहली बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि समरस थे जड़ सा चेतन सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं और एक कामायनी के अंतर्गत हैं। और लेकिन ये पूछा गया था किस सर्ग से ली गई हैं। तो काफ़ी डीप ये प्रश्न है दोस्तों, कौन से सर्ग से ली गई है बताना है। ऑप्शन है श्रद्धा, रहस्य, आनंद या ईड़ा। तो दोस्तों ये जो लिया गया है ये आनंद सर्ग से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट ने एक उपन्यास रचा है दोस्तों, कौन सा है इनमें से? तो धूर्त रसिकलाल या श्यामा स्वप्न या निस्सहाय हिंदू, 100 अजान एक सुजान। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित जो उपन्यास है वह है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान किसका है? यह है बालकृष्ण भट्ट का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सूखा बरगद नामक जो उपन्यास है दोस्तों, इसके लेखक कौन हैं?
ऑप्शन है असगर वजाहत या अब्दुल बिस्मिल्लाह या मंजूर एहतिसाम या मेहरुनिसा परवेज। तो सूखा बरगद जो उपन्यास है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया दोस्तों मंजूर एहतिसाम के द्वारा। किसके द्वारा? मंजूर एहतिसाम के द्वारा लिखा गया उपन्यास है सूखा बरगद। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक की संज्ञा दी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने काव्य नाटक के अंतर्गत जो नाट्य रासक या लास्य रूपक की संज्ञा दी है, ऑप्शन है भारत जननी, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली या सती प्रताप। तो ये भारतेंदु के जो है नाट्य रचनाएं हैं, नाटक हैं भारत जननी, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली या सती प्रताप। ये चार के चार जो हैं भारतेंदु के हैं। अब इनमें से जो है नाट्य रासक व लास्य रूपक की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा इनके काव्य की बहुत बड़ी रचना है और इसके माध्यम से इन्होंने भारत की स्थिति को प्रदर्शित किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित है? तो प्रबोध चंद्रोदय की अन्यापदेशिक शैली पर आधारित कौन सा नाटक है जो कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक से संबंधित है जयशंकर प्रसाद का? ऑप्शन है सज्जन, कामना या करुणालय या प्रायश्चित। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है कामना। ठीक है, कामना इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर नोट कीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है इसी बार। तो अपनी खबर किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन है पांडे वेचन शर्मा उग्र या राहुल सांकृत्यायन या श्याम सुंदर दास या रामविलास शर्मा। तो अपनी खबर जो आत्मकथा है दोस्तों किसकी है? यह है पांडे वेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अमरकांत द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो इनमें से कौन सी कहानी जो है अमरकांत द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है डिप्टी कलेक्टरी या जिंदगी और जोंक या एक और जिंदगी मौत का नगर। तो दोस्तों अमरकांत द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 कहानियाँ जो हैं अमरकांत द्वारा रचित हैं, डिप्टी कलेक्टरी, जिंदगी और जोंक, एक और जिंदगी मौत का नगर। तो दोस्तों इसमें अमरकांत द्वारा जो रचित नहीं है वो है आपका एक और जिंदगी। बाकी अन्य सभी डिप्टी कलेक्टरी हो गया, जिंदगी की और जोंक हो गया, मौत का नगर हो गया, ये तीनों की तीनों अमरकांत द्वारा रचित कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काव्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? तो ये प्रश्न आपने देखा होगा, पहले भी आया हुआ है बहुत बार। ठीक है, अन्य प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत भी हमने इसको रखा था क्योंकि लगातार पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम बार बार रिवाइज करने के लिए आपको हर प्रैक्टिस सेट में लगभग देते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ न कुछ प्रैक्टिस सेट के बाद क्वेश्चंस आपको रिपीट भी देखने को मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? ऑप्शन है रुद्रट, विश्वनाथ, वामन या कुंतक। तो दोस्तों ये जो काव्यम रसात्मकम काव्यम ये उक्ति है यह है विश्वनाथ की। किसकी है? विश्वनाथ की उक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आनंदवर्धन, भामह, दंडी या उद्भट। तो ध्वन्यालोक जो है दोस्तों ये किसका है? ये है दोस्तों आनंदवर्धन का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो विरेचन सिद्धांत किसकी है? तो इसको हमने बताना है। ऑप्शन है लॉन्जाइनस या प्लेटो या कॉलरिस या अरस्तु। तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? वो हैं अरस्तु। तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
साथ ही दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लॉन्जाइनस का कौन सा सिद्धांत है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा तो अभी तक आपने क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हमने लॉन्जाइनस का भी विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का सिद्धांत करा रखा है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत करा रखा है, और साथ ही कॉलरिज का भी सिद्धांत कराया है। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लघु मानव की अवधारणा किस आलोचक की है? तो कौन से आलोचक ऐसे हैं जिन्होंने लघु मानव की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही या जगदीश गुप्त। तो लघु मानव की जो अवधारणा किस आलोचक की है? तो दोस्तों ये है विजय देव नारायण शाही की। किसकी है? विजय देव नारायण शाही की ये आलोचना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रचनाकार और काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम वाले क्वेश्चंस तो दोस्तों आप बिल्कुल एडवांस तरीके से तैयार रखिएगा। काफ़ी इसमें आपको याद करने में दिक्कतें आएंगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन भी मिलेगा। इसलिए जो है आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस ना करें और साथ ही नोट से तैयार करते रहें। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है कबीर, अमीर खुसरो, दादू दयाल या सुंदर दास। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें दोस्तों, इसका है अमीर खुसरो सबसे पहले, उसके बाद कबीर, फिर दादू दयाल, फिर हैं सुंदरदास। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है आलम, घनानंद, ठाकुर, द्विज देव। तो रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यही है आलम, पहला आलम, फिर घनानंद, फिर ठाकुर, फिर हैं द्विज देव। तो ये इनका सही क्रम भी है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और रचना काल की दृष्टि से बिल्कुल सीक्वेंस सही लगा है। तो आलम है सबसे पहले, फिर घनानंद हैं, फिर ठाकुर हैं, फिर द्विजदेव हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो इस आधार पर सही क्रम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास, देखिए इसमें 4 चीज़ें हैं, कृतियाँ हैं, स्वदेश संगीत, कुकुम या राष्ट्रीय मंत्र और रेणुका। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, स्वदेश संगीत, कुमकुम और राष्ट्रीय मंत्र और रेणुका। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सबसे पहले तो हुआ था राष्ट्रीय मंत्र, फिर उसके बाद स्वदेश संगीत रचना हुई थी, फिर रेणुका नामक कृति आई थी, फिर उसके बाद कुमकुम आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि जो कवि हैं इनका जन्म काल के आधार पर अगर हम सही अनुक्रम की बात करें, ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और मुकुटधर पांडे। तो दोस्तों अगर हम जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम देखें तो यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं 4 के 4 बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें सही सीक्वेंस में लगाया गया है, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर पहले कवि हैं, उसके बाद सत्यनारायण जिनको कवि रत्न के नाम से भी जाना जाता है, उसके अलावा गया प्रसाद शुक्ल जो हैं इनको सनेही के नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद मुकुटधर पांडे। तो ये इन कवियों का सही अनुक्रम के तौर पे है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन अभ्यर्थियों ने अभी भी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मेंबरशिप मिल रही है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको एडवांस क्लासेस लगातार देखने को मिलेंगी और आपके पास जो है नोटिफिकेशंस और इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले देखने को मिलेगा। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट्स अधिक से अधिक यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर हम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है?
ऑप्शन है आपके पास कश्मीर सुषमा, प्रिय प्रवास, मिलन, भारत भारती। तो इस आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों कश्मीर सुषमा सबसे पहले, भारत भारती है, उसके बाद फिर प्रिय प्रवास है, फिर है मिलन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो नाटकों का सही अनुक्रम है कौन सा है। ऑप्शन है विश्ववंश, शुतुरमुर्ग, कोर्ट मार्शल और रस गंधर्व। तो इनके प्रकाशन की बात करें तो दोस्तों इनमें जो सबसे पहले प्रकाशन हुआ है वो हुआ है शुतुरमुर्ग, उसके बाद प्रकाशन हुआ है रस गंधर्व, फिर हुआ है कोर्ट मार्शल, फिर हुआ है विश्ववंश। ठीक है दोस्तों, तो ये नाटकों का सही अनुक्रम है। पहला है शुतुरमुर्ग, गंधर्व, फिर कोर्ट मार्शल, फिर है विश्ववंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का जो सही क्रम है क्या है। रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गबन या कर्मभूमि। ये 4 के 4 मुंशी प्रेमचंद के ही उपन्यास हैं। तो इनका जो प्रकाशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सही अनुक्रम है, सही सीक्वेंस है उपन्यासों का। तो रंगभूमि सबसे पहले प्रकाशित हुआ है, उसके बाद प्रतिज्ञा, उसके बाद गबन, उसके बाद कर्मभूमि। तो इस आधार पर देखें तो ये 4 के 4 जो है पहले के ही बिल्कुल सही हैं, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गबन और कर्मभूमि। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों का जो सही अनुक्रम है दोस्तों वो कौन सा है। वो है आपका चाक सबसे पहले, उसके बाद जो है अलमा कबूतरी, उसके बाद कहीं ईसुरी फाग और उसके बाद है गुनाह वे गुनाह। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। तो दोस्तों ये जो कहानियाँ हैं ये 4 की 4 कहानियाँ हैं और इन कहानियों का जो प्रकाशन है वो उसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले प्रकाशन हुआ था इंदुमती नामक कहानी का, फिर प्लेग की चुड़ैल, फिर उसके बाद 11 वर्ष का समय और फिर उसके बाद हुआ था दुलाई वाली। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। क्वेश्चन है जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पाश्चात्य आलोचक रहे हैं उनके जीवन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन है कॉलरिज, क्रोचे, I.A. रिचर्ड्स या मैथ्यू अर्नाल्ड। तो जीवन काल की दृष्टि से अगर हम पाश्चात्य आलोचकों के सही अनुक्रम की बात करें तो वह है दोस्तों सबसे पहले हैं कॉलरिज, उसके अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड हैं दूसरे नंबर पे। सबसे पहले कॉलरिज हैं, फिर मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, फिर क्रोचे हैं और फिर I.A. रिचर्ड्स हैं। तो ये इन आलोचकों का सही अनुक्रम है जीवन काल की दृष्टि से। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आप हमारे जो प्रैक्टिस सेट की मेंबरशिप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं और जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ कि आपके ये एग्ज़ाम सफल हो और आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ, हमारी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहें, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।